फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो रहते ही रहते हैं। तो ये क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा शॉर्ट मोड में कर देती हूँ ताकि आपको ये सही से दिखाई दे, आपको प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा शॉर्ट मोड में कर देते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो अब सही दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, तो ये क्लास है जो है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आप इसमें पीआरटी दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तीनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मान लो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आपके यहाँ पर 15 में से 10+ मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बट उससे पहले आपको अपनी जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेने हैं। ये अब 3-4 क्लासेस में हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हिंदी पेडागोजी स्टार्ट करा दूंगी, एंड टाइम बचेगा तो मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगी, अगर टाइम बच जाता है तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है मेथड से रिलेटेड। इसके साथ साथ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आपको हमारे सीडीपी के इसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं, तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पर अगर आप इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हैं तब भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, और इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। एग्जाम में आप उन क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा कि हमने वहां पर इस क्वेश्चन को टिक किया था और हमने वहां पर पढ़ा था। तो इसीलिए अगर आप किसी का मन करे तो 99 में ये नोट्स अवेलेबल होंगे, आपको तीनों नोट्स 99 में मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर पढ़ना। इसके साथ साथ यहाँ मैंने लिखा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जो ये मेथड है ना, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स पढ़ने वाले हैं जो इंग्लिश पढ़ाते समय हम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जो हमारे ग्रामर पर बेस होता है, रूल्स पर बेस होता है, मीनिंग पर फोकस्ड होता है। ठीक है ना। तो ग्रामर ट्रांसलेशन नाम से ही पता लग रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ग्रामर को हम ट्रांसलेट करके सिखाने वाले हैं। ये ग्रामर पर बेस्ड रहने वाली है, मीनिंग फोकस्ड रहने वाली है। इसको ना हम इसमें मतलब इसका तो दूसरा नाम है वो क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड भी है, क्योंकि ये पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है, जिसका आज भी हम हमारे मतलब स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, ये क्या है, क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड है। तो क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड इसीलिए कहा गया है क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना है, पारंपरिक तौर तरीका है हमारा ये ग्रामर सिखाने का। ठीक है ना, तो इसको याद रखना। इन जीटीएम, यानी कि जीटीएम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिसका मतलब है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग। यहां पर इसका मतलब यह है कि इसमें जो बच्चे हैं उन्हें क्या सिखाए जाते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स सिखाए जाते हैं, एंड देन उन रूल्स को ट्रांसलेटिंग मेथड से अप्लाई करना सिखाया जाता है। ठीक है ना। तो ये है, जैसे आपको आप स्कूल में क्या टेंस सिखा रहे हैं बच्चों को, तो पहले आप ऐसे नहीं सिखाते, हिंदी में बोलकर सिखाते। कई स्कूल्स में तो आज भी ऐसा सिखाते हैं जिसके पीछे का हो, के हो, की हो, वहां पर ये टेंस यूज किया जाएगा। तो ये टाइप ऑफ आप हिंदी में ट्रांसलेट करके जब उन्हें सिखाते हैं तो वो क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, जहां पर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज या फिर मदर टंग का यूज कर लेते हैं किसी रूल्स को सिखाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पर आप पूछेंगे टारगेट लैंग्वेज क्या है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये छोटी छोटी टर्म्स जो दी गई हैं, आपको ऐसे लगता होगा कि तो बहुत ईजी से टॉपिक है या फिर इसमें तो पढ़ने की नीड नहीं है हमें। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, जैसे टारगेट लैंग्वेज क्या है, मदर लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज क्या है, नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। इनको ध्यान से सुना कीजिए, जो जो पॉइंट मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, साथ साथ टिक कर लिया कीजिए। जिसने नोट्स लिए और जो क्लासेस देख रहा है वो साथ साथ इसको टिक करता जाएगा, पढ़ता जाएगा, तो वो समझो उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई कोचिंग की भी नीड नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पर, और आप कितने अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम टारगेट लैंग्वेज की बात करते हैं, तो टारगेट लैंग्वेज जो है ये आपकी पहली, जो जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, जैसे अब यहां पर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो ये क्या होगी आपकी इंग्लिश, आपकी टारगेट लैंग्वेज है। लेकिन इस इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए हम जिस हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं वो क्या होती है, हमारी नेटिव या फिर मदर टंग होती है। जैसे हम हिंदी में बोलकर बताते हैं बच्चों को, एंड देन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, या इंग्लिश में उसके रूल्स के टाइप में उसको फॉलो करना सिखा देते हैं, एक पैटर्न, वो क्या हो जाता है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, जब हम ग्रामेटिकल रूल्स को ट्रांसलेशन मेथड से सीखते हैं। जो लिखा है जीएमटी क्या होता है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है। ये क्या है आपका जीएमटी, सबसे पुराना मेथड है, एंड ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जानते हैं। अब आपसे ना यहाँ पर घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मेथड है, इंग्लिश में पूछेगा कि वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप टारगेट, जिसमें आप मदर टंग का यूज करके टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचते हैं। तो अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, इसको ध्यान से नहीं सुना है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो मेथड होता है आपका जीएमटी, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ऐसे भी पूछ सकता है क्लासिकल मेथड कौन सा है या ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, देन वो भी आपका यहाँ पर जीएमटी है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आप मदर टंग का यूज कर सकते हैं, तो वो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। यूज ऑफ मदर टंग, यहाँ पर मदर टंग का यूज होगा, टारगेट लैंग्वेज का यूज होगा, ठीक है ना। तो टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचने के लिए किसका यूज करते हैं, मदर टंग का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का क्या यूज है, तो यहाँ डिडक्टिव मेथड की बात कर लेते हैं। ये होता है, यहाँ स्पोकन पर फोकस नहीं है, यहाँ रीडिंग एंड ग्रामर पर बेस होता है। यहाँ पर आपको इंग्लिश जो है वो बोलनी नहीं सिखाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर इनका जो मेन मोटिव होता है वो रहता है हमेशा रीडिंग पर और ग्रामर पर, ठीक है ना। रीडिंग एंड ग्रामर बेस होगा, स्पोकन बेस नहीं होता है, बोलने पर ये फोकस नहीं करता है। इसकी यही लिमिटेशन है कि यहाँ पर बोलने में बच्चे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये स्पोकन बेस नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो बच्चों को ग्रामर्स तो बहुत अच्छे सिखा देते हैं, लेकिन वो फिर भी उनको बोल नहीं पाते। तो वो किसका यूज करते हैं, यहाँ पर डिडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है। तो डिडक्टिव मेथड क्या होता है, यही मेथड होता है जहां पर स्पोकन पर फोकस नहीं है, यहाँ पर ओनली रीडिंग एंड ग्रामर पर बेस है, ठीक है ना। तो एक किस पर बेस है, रीडिंग पर और ग्रामर पर बेस है। बोलने में यहाँ पर प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये स्पोकन बेस नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से मेथड में ग्रामर एंड रीडिंग पर फोकस होता है, तो डिडक्टिव मेथड में इसका यूज होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। डायरेक्ट मेथड जो होता है, जैसे अगर इंग्लिश सीखनी है तो ओनली इंग्लिश का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड यानी कि सीधा डायरेक्ट सिखा दिया हमने बच्चों को। हमने यहाँ पर किसी भी दूसरी लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, ना तो हम यहाँ नेटिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ना यहाँ पर हम अदर किसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। या मदर टंग का यूज यहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है, यहाँ मदर टंग का यूज नहीं करते। आपने बहुत से स्कूल ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उसे एक्सप्लेन भी करना हो तो भी वो उसे इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करते हैं। तो देन वो किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। अगर इंग्लिश सीखनी है तो ओनली किसका यूज करेंगे, इंग्लिश का ही यूज करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास बच्चे ट्यूशंस पर आते हैं, तो वहां पर वो क्या कहते हैं, वो आकर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से सुनते हैं, मैं उनको पूरा ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। वो क्या कहते हैं कि हमारे स्कूल में तो ऐसे मैम नहीं पढ़ाती, ओनली इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ाती है, देन हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर आपका, अगर आप मान लो आप पढ़ रहे हो, आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो सीधा हिंदी, मतलब आपको हिंदी नहीं बताई, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, वहां पर हमें हिंदी में मीनिंग जो पता लग जाते हैं, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं एक किस्म से। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड जो है, ये वैसे तो बेस्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, बट हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है इंग्लिश, इसीलिए हमें डिफिकल्टी होती है इसको समझने में। अगर इंग्लिश सीखनी है तो ओनली हम इंग्लिश का यूज करेंगे। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, आज आपको अपने आसपास भी ऐसे स्कूल देखने को मिलेंगे जो ओनली डायरेक्ट मेथड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर इंग्लिश सीखनी है तो ओनली किसका यूज करते हैं, वो इंग्लिश का ही यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड का यूज होगा, यहाँ पर डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज होगा, यहाँ पर कोई टारगेट लैंग्वेज, कोई मदर टंग, यहाँ पर मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस लैंग्वेज तक हमें पहुंचना है सिर्फ उसी लैंग्वेज का ही यूज करके हमें वो लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज होगा। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज समटाइम कॉल्ड द नेचुरल मेथड विच इज ऑफन यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये नेचुरल मेथड है किसी भी चीज को सिखाने का। और ये किसमें यूज किया जाता है, ओपनली यूज्ड किसमें होता है, जो फॉरेन लैंग्वेज होती हैं उनको सीखने में स्पेशली इनका यूज होता है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है आपका, ये आपका जैसे जिस लैंग्वेज को आपको सीखना है ओनली उसी लैंग्वेज का यूज करेगा, किसी सेकंड लैंग्वेज का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड, अब हम इंडक्टिव मेथड की बात कर लेते हैं। वहां पर मैंने आपको डिडक्टिव मेथड बताया, इसके साथ साथ डायरेक्ट मेथड बताया है। अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव मेथड के बारे में, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या है, ये स्पीकिंग और लिसनिंग पर बेस होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पीक करना और साथ साथ सुनना, इन पर बेस होगा। यहाँ पर मदर टंग अलाउड नहीं है, इसमें मदर टंग क्या नहीं है, अलाउड नहीं है।
तो यहाँ पर स्पीक और क्या होगा, लिसनिंग होगा। इसी को हम कैसे, जो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, यही टाइप ऑफ इंडक्टिव मेथड है। जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो टाइप ऑफ डिडक्टिव मेथड था, क्योंकि वहां पर हम क्या सिखा रहे थे बच्चे को, रीडिंग और साथ साथ रूल्स बता रहे थे। इसके साथ साथ वहां पर स्पीकिंग जो है वो क्या थी, एक लिमिटेशन थी कि वहां पर बच्चा क्या नहीं सीख पा रहा था, स्पोक करना नहीं सीख पा रहा था। यहाँ पर इंडक्टिव मेथड का यूज होता है। इंडक्टिव मेथड जो है ना वो स्पीक और लिसनिंग बेस होता है। यहाँ पर मदर टंग जो है वो अलाउ नहीं होती, तो इसे हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट और इंडक्टिव मेथड एक टाइप के हैं। इसके बाद मदर टंग अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है, मदर टंग जो है वो आपकी होम लैंग्वेज होती है, जिसे हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं या फिर हम उसे फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। टारगेट लैंग्वेज वो होती है जो आपको स्कूल में सिखाई जाती है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होती है, और ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है जो हमारे एनवायरमेंट में नहीं है, जिसको हमें सीखना है, जहां तक हमें पहुंचना है, वो क्या है, हमारी टारगेट लैंग्वेज है। तो ये दोनों लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर लिखा है मदर टंग एंड टारगेट, मदर टंग वाली या होम लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, एंड सेकंड है इसकी टारगेट लैंग्वेज। मदर टंग में होम लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, टारगेट लैंग्वेज में आपके स्कूल लैंग्वेज होगी, इसके साथ साथ ये हमारी सेकंड लैंग्वेज भी है। तो यहां तक समझ में आ गया। अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, किसके जैसा है, ये डिडक्टिव मेथड है, और इसमें किस पर, ये फोकस किस पर होता है, ये रीडिंग पर और ग्रामर पर फोकस होता है। यहाँ पर बच्चे को स्पोक में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका क्लासिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट हम यूज करेंगे लैंग्वेज का। डायरेक्ट मेथड जो है वो टीचिंग, मतलब यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं होगी, यहाँ पर ये सिखाया जाएगा फॉरेन लैंग्वेज के लिए। ये बेस होगा आपके स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर। यहाँ पर मदर टंग जो है वो अलाउड नहीं है। ये हमारी जो मतलब फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो यहाँ अलाउ नहीं है। अब मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। मदर टंग जो होती है हमारी होम लैंग्वेज होती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। टारगेट लैंग्वेज की बात करें तो टारगेट लैंग्वेज जो है वो आपकी स्कूल लैंग्वेज है एंड देन सेकेंड लैंग्वेज है। अब हम पढ़ लेते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC के नाम से हम इसे जानते हैं कि करिकुलम के दौरान हमारी लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यूज ऑफ लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सच एज यूजिंग इंग्लिश इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अदर सब्जेक्ट। अब यहां पर मैं आपको बताती हूं, जैसे ये यहां पर लिखा गया है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जैसे ये ऐसी लैंग्वेज है, मान लो आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हुए भी आप उस भाषा को सीख रहे हैं। मान लो आपके सब्जेक्ट, आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट हिंदी में होंगे। अब उन सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपने क्या सीख लिया, हिंदी सीखी है, तो आपकी हिंदी क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपका जो कैरिकुलम है अगर वो इंग्लिश में है, इंग्लिश भाषा में आपका पाठ्यक्रम, आपकी सारी बुक्स इंग्लिश में है, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ साथ क्या सीख जाएंगे, इंग्लिश भाषा भी सीख जाएंगे। तो यही क्या होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता है। यूज ऑफ लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सच एज यूजिंग इंग्लिश इन द हिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अदर सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बट साथ साथ हम क्या सीख रहे हैं, उसमें इंग्लिश भी सीख रहे हैं। तो यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया आपको, हो गया होगा क्लियर जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो यहां पर यही बात कही गई है कि सभी सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, पर साथ साथ क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीलिंग्विज्म की। मल्टीलिंग्विज्म होता है जहां पर हम बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं, जहां पर बहुत सारी भाषाएं होती हैं, जहां बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, जहां रिसोर्स एसेट्स के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। बहुभाषी, मतलब इंग्लिश हिंदी में देख लेना, इसको बहुभाषा वगैरह कहते हैं। इसको मल्टीलिंग्विज्म होता है, बहुभाषा से रिलेटेड होता है। यहाँ पर मैनी लैंग्वेज होती है, डाइवर्सिटी होती है, जहां पर वहां आपको बहुत सारी भाषाएं देखने को मिलती है। ये एक रिसोर्स या एसेट की तरह हम यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा आपका NCF भी जो है वो मल्टी लिंग्विज्म पर बेस्ड है, यानी कि वो बहुभाषा को क्या देता है, बढ़ावा देता है। वो कहता है कि आप बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाएं, उसकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाएं। तो मल्टीलिंग्विज्म को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं ब्रीफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम BICS के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ब्रीफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है ये। लिंग्विस्टिक स्किल नीडेड इन एवरीडे, ये ऐसी स्किल होती है जिनका हम डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है हमारा, तो इसे क्या कहते हैं, ब्रीफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है ये हमारी, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, बोलने में यूज करते हैं। हमारे सोशल फेस टू फेस लोगों से इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम इस भाषा
भाषा का यूज कर रहे हैं तो क्या है, ब्रीफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी, CALP। काल्प, काल्प क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कंटेंट, जो कंटेंट को समझने के लिए और उसको डिस्कस करने में हम यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहां तक का समझ में आ गया आपको। इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, तो लैंग्वेज से जुड़े हैं तो आपको याद भी रखने हैं, तो इनका नाम है स्टीफन कार्सन। स्टीफन कार्सन जो है इन्होंने कौन सी अप्रोच दी है, नेचुरल अप्रोच दी है। तो स्टीफन कार्सन किससे रिलेटेड है, नेचुरल अप्रोच से रिलेटेड है। स्टीफन कार्सन बिलीव्स दैट वी कैन एक्वायर अ सेकंड लैंग्वेज जस्ट लाइक अवर मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। ये यहाँ पर कह रहे हैं, स्टीफन कार्सन ने क्या कहा था कि जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसका हम क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर में उसको एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारी मदर टंग को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, या जैसे हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। अगर हमें वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो हम हमारी सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जहां पर जिस एरिया में ज्यादा, जिसके पेरेंट्स ज्यादा इंग्लिश वगैरह बोलते होंगे, उनके बच्चे भी क्या करने लग जाते हैं, अपने आप वैसी लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। तो ये क्या, उनकी उन्होंने सेकंड लैंग्वेज को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। तो स्टीफन कार्सन ने यही कहा था कि बच्चा क्या कर सकता है, अपनी सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, जैसे कि वो अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है, ठीक है। एक्वायर आपको पता ही लग गया होगा, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें बच्चा जो है एनवायरमेंट से अपने आप भाषा को सीख जाता है, जिसमें उसे किसी एफर्ट की, किसी ट्रेनिंग की नीड नहीं होती है। स्टीफन कार्सन प्रपोज्ड 5 मेन हाइपोथेसिस फॉर सेकंड लैंग्वेज। इन्होंने ना सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए 5 हाइपोथेसिस दी है, परिकल्पनाएं दी हैं। तो इसमें से पहली एक्विजिशन है। एक्विजिशन का मतलब होता है लर्निंग हाइपोथेसिस, मतलब लर्न से रिलेटेड होता है। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, लर्न करेगा। मॉनिटर हाइपोथेसिस होता है, जहां पर बच्चा गलती करे तो हम उसे क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि हम बच्चे को उसके लेवल से ऊपर सिखाएंगे। हमें यह पता होगा कि बच्चा यहां तक सीख सकता है, लेकिन उसका जो लेवल है थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि वो उसके यूज में भी रहे। इसके बाद अफेक्टिव, यहां पर अफेक्टिव अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ये इमोशंस अच्छे हैं तो वो सीख जाएगा। अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से उन चीजों को सीख पाएगा, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है, तो उसका ध्यान सारा कहां पर रहेगा, उसको सीखने में रहेगा। इसके बाद सिचुएशनल अप्रोच है। सिचुएशन में जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो किससे रिलेटेड है, सिचुएशनल अप्रोच से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 5 हाइपोथेसिस बताई है मैंने, इनको बस एक बार याद रख लेना है। स्टीफन कार्सन ने लैंग्वेज की 5 अप्रोचेस दी थी, जिसमें से एक्विजिशन है, मॉनिटर हाइपोथेसिस है, इसके बाद इनपुट हाइपोथेसिस है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस एंड सिचुएशनल हाइपोथेसिस है। तो ये 5 क्या है, स्टीफन कार्सन ने 5 पॉइंट्स दिए थे जो एक लैंग्वेज को सीखने में मतलब मेन जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो ये स्टीफन कार्सन के लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे, कुछ हाइपोथेसिस थी, कुछ परिकल्पनाएं दी थी स्टीफन कार्सन ने। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर लिखा है ऑडियो लिंग्वल। ऑडियो लिंग्वल होता है यहाँ पर, जैसे ये आर्मी लैंग्वेज थी, जो ऑडियो मतलब जैसे सुनकर जो बोली जाती है, आर्मी लैंग्वेज भाषा थी, पैटर्न बेस्ड थी, आर्मी के लोगों के द्वारा इसको यूज किया गया था। तो इसका नाम क्या है, ऑडियो लिंग्वल है, जिसको सुना जा सकता है। ऑडियो लिंग्वल किस में आई थी पहले, सबसे पहली बार आर्मी लैंग्वेज कही जाती है, और ये किसी न किसी पैटर्न पर बेस्ड थी, ठीक है ना। तो इसे ऑडियो लैंग्वेज कह देते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक, इसका नाम है CLT, यानी कि प्रोफिशिएंसी या सोशली एक्सेप्टेबल होना। किसी भी लैंग्वेज में प्रोफेंसी होना या फिर साथ साथ वो सोशली एक्सेप्टेबल भाषा हो, जो हमारे मतलब जो दूसरों को भी समझ में आ जाए, कम्युनिकेशन में यूज की जाए। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक है, ये प्रोफिशिएंसी होती है या सोशली एक्सेप्टेबल होती है, समाज के द्वारा स्वीकार्य होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। यहां पर अभी मैंने आपको बताया है जैसे सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, ये एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस क्या होता है, यहाँ पर ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है, लर्निंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है। जैसे मॉनिटर हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया, जिसमें हम क्या करेंगे, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करेंगे, अगर कोई एरर है तो उसको दूर करेगा। ये स्टीफन कार्सन वाला ही लिखा है, ये मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसमें फ्लुएंसी सफर करती है, यानी कि बच्चा जो है यहाँ पर बिना अटके बोल पाए, सटीकता से जवाब दे पाए, और ये बैलेंस बनाकर
पर चले इसका। तो अंडर यूजर एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऑप्टिमल यूजर बैलेंस होना चाहिए, ये मॉनिटर हाइपोथेसिस है, यहाँ पर वो क्या कर सके, चीजों को मॉनिटर कर सके। लैंग्वेज सीखते समय हम यहाँ क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ रहा है, कोई अटक तो नहीं रहा, उसको इन्फ्लुएंसी तो सही है, उसके सीखने में सटीकता तो है, बैलेंस तो बना हुआ है। तो ये सब क्या है, मॉनिटरिंग है। इसके बाद नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या है, नेचुरल ऑर्डर में जैसे भाषा के साथ साथ, अब ये नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, मान लो अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज के सीखने के साथ साथ हम ग्रामर के रूल अपने आप सीख जाते हैं, तो वो क्या है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है, नेचुरल ऑर्डर है। यहाँ पर अगर इनपुट की बात करें तो लर्नर की करंट नॉलेज से हम उसे क्या सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा ही सिखा रहे हैं, +1 करके उसे इनपुट दे रहे हैं, तभी हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी। तो इनपुट क्या देंगे, बच्चे को हमेशा +1 देंगे किसी भी लैंग्वेज को सिखाने में, या उसकी करंट नॉलेज से उसको एक ज्यादा सिखाएंगे। इसके बाद अफेक्टिव फिल्टर यहाँ पर है, फैसिलिटेटिव बट नॉन कैजुअल होगा, मोटिवेट रखेंगे बच्चों को, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो ये अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस था, ठीक है। सिचुएशनल वाले में सिचुएशन बेस्ड था। तो ये आपका हो गया है आज की हमारी क्लास कंप्लीट। इसमें मैंने आपको बताया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या हम उसे डिडक्टिव मेथड भी कह देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्रामर ट्रांसलेशन के बाद में हम पढ़े हैं, नेक्स्ट मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये बेस होती है एज इंडक्टिव मेथड है, ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर बेस होती है। यहाँ पर मैंने आपको मदर टंग के बीच में और साथ साथ जैसे टारगेट लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस बताया है। एंड देन हम पढ़े हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। करिकुलम को पढ़ाते समय हम क्या करते हैं, दूसरी जिस भाषा में हमारा करिकुलम है वो भाषा हमारी अपने आप क्या होती जाती है, हमारे बिहेवियर में आती जाती है, हम उसको अच्छा करते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया मल्टीलिंग्विज्म, जो बहुभाषा से रिलेटेड होता है, जो हमारे एनसीएफ में भी दिया गया है, जो हमारी एनईपी में भी दिया गया है। इसके साथ साथ मैंने आपको ब्रीफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बताई है, लिंग्विस्टिक स्किल होती है, ये सोशल लाइफ में हमें इसकी नीड होती है। इसके बाद कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ये अंडरस्टैंड और डिस्कस करने में हेल्प करती है। फिर स्टीफन कार्सन की मैंने आपको 5 हाइपोथेसिस बताई हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इन्होंने नेचुरल अप्रोच दी थी, इनका कहना था कि हम जैसे हम हमारी मदर टंग को एक्वायर कर लेते हैं, वैसे ही हम हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है उसको एक्वायर कर सकते हैं, बजाय कि कैसे, जैसे एक्विजिशन से, मॉनिटर करके, इनपुट करके, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस से, सिचुएशनल अप्रोचेस से। तो इन सब चीजों से हम क्या सीख सकते हैं, हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है उसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज भी हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में लिख दिया था। तो ये आपकी हो गई आज की क्लास कंप्लीट। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप मतलब इन क्लासेस को देख लीजिएगा, साथ साथ नोट्स पढ़ने हैं तो नोट्स ले लीजिएगा, ऊपर नंबर दिया गया है। एंड इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगी, एंड देन उसको जो प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो मिलेंगे अब हम कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।